नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेके सेट का जो ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देखा होगा, यूजीसी नेट इन्वायरमेंट साइंस के पेपर में आया था, शायद 2016 में या 15 में। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने PYQ किए हैं उनका तो ये 101% सही होगा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? 20 ईयर। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया था 2014 में। रूल बनाया गया था बेसिकली आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल 2014, और ये फोर्स में आया था आपका 1 अप्रैल 2014 को। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें बेसिकली आपके 3 बेसिक जो है कैटेगरी हैं, 3 बेसिक टाइप हैं इनडायरेक्ट मेथड की। वो है आपका हेडोनिक प्राइसिंग, ट्रेवल कॉस्ट एंड आपका कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन। ये तीनों के तीनों जो है इनडायरेक्ट मेथड हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के। ठीक है बच्चों, तो 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर है। एक्रीडेशन जो होता है आपका बेसिकली EIA, जो आपका कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो EIA कर सकती हैं, उनको निर्धारित करना है ना, या ये कहिए कि उनको मान्यता देना। जो EIA करती हैं उन कंपनी को एक्रीडेशन देने का जो काम है, वो बेसिकली करती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ही जो है पूरा का पूरा इसका रिकॉर्ड रखती है कि इंडिया में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो EIA कर सकती हैं। पूरा डिटेल जो है उनके पास में होता है, वही जो है किसी भी कंपनी को एक्रीडेशन देती है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गॉसियन प्लूम मॉडल सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है जब भी हम एयर पोल्यूशन मॉडलिंग की बात करते हैं, एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस जो हैं लगभग हर एक पेपर में आता है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ये UGC नेट JRF का एग्ज़ाम हो। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि अजम्पशन। 4 बेसिक अजम्पशन हैं। इन अजम्पशन पे लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में एक क्वेश्चन आपको आता है। फिर इसका इक्वेशन है ना, जो गॉसियन प्लूम मॉडल का इक्वेशन है, उस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक रहा है एग्जामिनर का अभी तक, कि जो डाउनविंड साइड में पोल्यूशन की पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है, उसका चिमनी की हाइट के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आपने बताना है कि डाउनविंड साइड पे जो आपकी पोल्यूशन की पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है, उसका चिमनी की हाइट के साथ में क्या रिलेशन है, ये आपने बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखें तो सही आंसर क्या है कि एक अजम्पशन ये है कि हम ये मानते हैं कि जो टेरेन है, जो कंट्री है या जो एरिया है, वो फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, इवन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। इन्वर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब भी हम बात करते हैं पोल्यूशन के डिस्पर्जन की। पोल्यूटेंट डिस्पर्जन जो है, उसमें जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वेदर की जो सिचुएशन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है लगातार डिक्रीज़ होता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका नेचुरल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो कितना होता है ना। जैसे जैसे हम ग्राउंड से हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, बट
क्या हो अगर आपका जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ में इंक्रीज़ हो जाए। जैसे जैसे हाइट बढ़े टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाए, तो उस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन होगी वो आपकी इन्वर्जन की सिचुएशन होगी। ठीक है। एंड पोल्यूशन का जो डिस्पर्जन है, पोलूटेंट का जो डिस्पर्जन है वहाँ पे कम होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो कंडीशन होंगी वो मोस्ट स्टेबल होगी। ठीक है। पोल्यूशन जो है, पोलूटेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही रहेंगे, वो डिस्पर्ज नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे आपसे एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि इन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं और समर में जो इन्वर्जन होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है बच्चों। लव कैनाल ट्रेजेडी, जब भी हम इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात करते हैं तो उनमें से एक बड़ा नाम आता है लव कैनाल ट्रेजेडी का। जब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो लव कैनाल ट्रेजेडी जो है ये बेसिकली आपका लैंडफिल में हजार्डस वेस्ट के डंप करने की वजह से हुआ है। इसमें कई हज़ार टन जो है आपका टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो है लैंडफिल में डंप किया गया था। इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ था कि जो टॉक्सिन्स थे आपके वेस्ट में वो लीच आउट हो गए थे। एंड उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। आप लोगों ने यूनिट 10 में बेसिकली ये टॉपिक है, आप जब भी हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, किस डेट में ये जो है घटना घटित हुई एंड किससे संबंधित है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज की वजह से हुई। ठीक है, कितना गैस था, 40 टन गैस था। ठीक है, कब हुआ ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इस टाइप से आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के उसको याद करेंगे। एक क्वेश्चन जो है मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर पे आपको हमेशा जो है देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर में। कार्बन क्रेडिट जो है, ये एक कार्बन क्रेडिट जो है वो 1000 kg CO2 के इक्वल होता है ना। 1000 kg यानी कि 1 टन CO2 के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट। एल्बिडो ऑफ द अर्थ, हमारी धरती पे जितनी भी रेडिएशन आती हैं वो सारी की सारी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती है। बहुत सारी रेडिएशन जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती हैं। तो टोटल एल्बिडो की आप बात करें, जो हमारी धरती है, अर्थ है, उसका ओवरऑल एल्बिडो जो है वो 30% होता है। एंड अगर हम ये देखें कि हमारी धरती पे अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पानी है, स्नो है, ग्रासेस हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन रेट अलग अलग होता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है तो फ्रेश स्नो। ठीक है, जो ताज़ी स्नो होती है, फ्रेश स्नो होती है, उसका वो अपने ऊपर पड़ने वाली जो रेडिएशन है उसका लगभग 80 to 90% रिफ्लेक्ट कर देती है ना। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे टेबल हमने दिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है। ओवरऑल अगर आप बात करें पूरा अर्थ का जो एल्बिडो है वो 30% है। मैक्सिमम जो है वो आपका फ्रेश स्नो का है। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं वाटर, ठीक है, वाटर में भी 2 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डाटा याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर सन नियर होरिजन है तो ये ज़्यादा है। ठीक है, एंड नियर जेनिथ पॉइंट है तो ये कम है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना होता है क्लियरली कि भैया जो है आपका वाटर, ठीक है, वाटर का कब रिफ्लेक्शन ज़्यादा है कब कम है। ठीक है, आपके क्लाउड का जो है रिफ्लेक्शन ये देख रहे हैं कि आप 70 से 85% तक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एंड पेपर में जो है आपने देखा है, अगर दूसरा तीसरा पेपर जो है उसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको देखने को मिलता रहा है। ठीक है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान जो है ये
सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम रहा है अभी तक का। ठीक है, अगर हम देखें जितने भी सैनिटेशन प्रोग्राम चले हैं उनमें स्वच्छ भारत अभियान सबसे बड़ा है। ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था गांधी जी के बर्थडे पे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि 5 साल के समय में हमने अपने देश को ऐसा कर देना है कि हर एक घर में शौचालय हो। ठीक है, इसको ग्रामीण एंड आपका अर्बन दोनों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। सभी को कहा गया था कि भैया हम हर गांव के हर घर को क्या देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, ड्रिंकिंग वाटर देंगे और सैनिटेशन का प्रॉपर फैसिलिटी होगा। वैसे ही जो है आपका जो है शहरों में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। बहुत सारे इन्होंने इसके लिए जो है अपना टारगेट्स रखे थे। और अब ये क्या करते हैं, हर साल जो है स्वच्छता का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो उसमें हर जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करता है उसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आपने मुझे ये बताना है कि 2021 में, ठीक है, सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड किसको मिला और सबसे क्लीन स्टेट का अवार्ड किसको मिला। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपने मुझे बताना है। बीओडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। अगर हम बात करते हैं जब भी ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर की बात की जाती है या सीवेज की बात की जाती है, फ्लूएंट की बात की जाती है ना, तो ड्रिंकिंग वाटर में आप देख रहे हैं कि पीएच, ठीक है, टीडीएस एंड मेटल्स, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब हम सीवेज की या फिर अपना एफ्लुएंट की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या पैरामीटर देखे जाते हैं, पीएच, सीओडी, बीओडी, है ना, का टीडीएस, ऑयल एंड ग्रीस, ये बेसिक पैरामीटर हैं जो सबसे ज़्यादा चेक किए जाते हैं। इनमें बीओडी जो है इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो वेस्ट है उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है ना, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। तो जो आपका वेस्ट बेसिकली प्रोड्यूस होता है वो किसी न किसी माध्यम से हमारे वाटर रिसोर्सेज में मिक्स होता है। एंड इसकी वजह से आपका जो डीओ है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। बीओडी जितनी ज़्यादा होगी डीओ उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि बीओडी अच्छी होती है कि डीओ ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर पानी में डीओ ज़्यादा है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर पानी में बीओडी ज़्यादा है तो हमारे लिए ख़राब है। ठीक है, तो अगर आप अपने पानी को रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हो तो आपका जो बीओडी है वो 30 mg/लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पब्लिक सीवर में पानी को डाल रहे हो तो 350 mg/लीटर जो है परमिसिबल वैल्यू है ना। इनलैंड जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 30 है। एंड जो आपका इरिगेशन के लिए रखी गई है वो 100 है। एंड सीवेज में अगर आप जो है डंप करते हो, सीवर में अगर आप डंप करते हो तो आपका जो बीओडी है वो 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चेरनोबिल डिजास्टर एक और डिजास्टर जो कि आपका मैन मेड कह लीजिए। ठीक है, पहला न्यूक्लियर डिजास्टर, बहुत ही बड़ा डिजास्टर उस टाइम पे आप कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम पे ये कहा जाता है कि पूरा यूरोप जो है आपका रेडिएशन की चपेट में आ गया था। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके रहे, बहुत सारे लोगों को जो है थायराइड कैंसर हो गया था उस टाइम पे। एंड इमीडिएटली जो है 4 से 5 लोगों की डेथ हुई थी। एंड काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बनी है, काफ़ी ये हाईलाइटेड जो है डिज़ास्टर रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे जो है अपनी एनर्जी स्विच कर रहे हैं कोल से।
तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक काफ़ी बड़ा नाम है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है काफ़ी पोटेंशियल उसमें है। एंड काफ़ी ऐसे देश हैं जिनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर पे ही बेस्ड है, लाइक फ्रांस जो है अपनी टोटल एनर्जी का 70% जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है बच्चों, फ्लैगशिप स्पीशीज़ की अगर आप बात करें दाचिगम नेशनल पार्क में आपका आ, कश्मीर स्टैग या हंगुल जो है ये यहाँ का फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि ये स्पीशीज़ जो हैं इनको सेलेक्ट करते हैं हम लाइक ए आइकन सिंबल, ठीक है, एम्बेसडर आप कहिए, किसी भी वजह से, लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से। तो इसमें जैसे कि अभी 2021 के पेपर में आया था आपका केदारनाथ सेंचुरी में जो है आपका कौन सा फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, वैसे ही इन्होंने ये कहा कि दाचिगम नेशनल पार्क जो कि कश्मीर में है वहाँ पे जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ है वो है हंगुल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होते हैं कि आपका की स्टोन स्पीशीज़ का एंड आपका अम्ब्रेला स्पीशीज़ हो गया एंड फ्लैगशिप स्पीशीज़ हो गया, इन पे क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत आते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ जो मैंने आपको पिछली उसमें वीडियो में भी कहा था कि आपको पता होने चाहिए, इन्हीं के आसपास जो है क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे से याद करोगे। ठीक है बच्चों, तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं, जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो बच्चे लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।